कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अर्थात मैकेनिकल का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके कंप्लीट सिलेबस के वन शॉट का हम लास्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं। इसके अंदर हम दूसरी यूनिट को कवर कराने वाले हैं और इसके अंदर हम सस्पेंशन सिस्टम को कवर कराने वाले हैं, शायद 5वीं यूनिट है। इसी तरीके से हमने 6वें और 7वें को एक वीडियो में कवर कराया था और इसके साथ साथ एक और वीडियो थी जिसमें हमने ब्रेकिंग सिस्टम को कवर किया था और शायद एक और जो चैप्टर होगा उसको कवर किया था और पहली यूनिट को कवर किया था। तो मतलब मैं 1.5 से 3 घंटे के अंदर पूरी ऑटोमोबाइल को शॉर्ट में बताया हूँ, वही क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट जो ऑटोमोबाइल का बना है, अगर उसको आप देख लेते हो तो आज रात में भी आप ऑटोमोबाइल की बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप सभी ने अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है भैया। क्योंकि PYQ वीडियो लेक्चर तो प्रोवाइड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चाहे वो आपके टॉप 5 हों, चाहे वो आपके टॉप 15 हों, चाहे वो आपके चैप्टर वाइज हों, इतने क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैंने अपलोड कर दिया है, तो जा करके आप देख लीजिएगा। तो कैसी रही वीडियो बताना कमेंट करके। शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो चलिए फटाफट से हम सस्पेंशन सिस्टम को शुरू कर लेते हैं। सस्पेंशन सिस्टम जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, ये बैटरी और इमिजन वाले चैप्टर के बाद सबसे कह सकता हूं कि सरल चैप्टर है। यहाँ पे ना कोई आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, जैसे कि आपने एकरमन डेविस गियर मैकेनिज्म वगैरह में देख रहे थे। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत नॉर्मली जो गांव की गाड़ियां चल रही हैं और जो गांव की गाड़ियां चल रही हैं उसमें आप एक वर्ड यूज करते हैं सॉकर, ठीक है। तो उसी सॉकर के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन होता है। बहुत नॉर्मल वर्डों में आप सभी को समझाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आइए पहले हम जान लेते हैं सस्पेंशन सिस्टम को। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, जहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। जनरली इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन नसीब अच्छी रहती है तो 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हम 3 क्वेश्चन कराएंगे और 2 आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल के जो वाहन है उसके फ्रेम और बॉडी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है चेचिस वर्ड आपने फर्स्ट चैप्टर में यूज भी किया था, तो उनको डायरेक्ट हम एक्सल के ऊपर नहीं कसते हैं, ठीक है। एक्सल के ऊपर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने फिट कर दिया, उसमें तो आपकी जान ही चली जाएगी, फेफड़े से पानी बाहर आ जाएगा, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं और शॉक एब्जॉर्बर यूज करते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के वहां पे रबर पैड्स माउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। अतः सड़क पर लगने वाले जो धक्के हैं उससे बचने के लिए जिस सिस्टम का यूज होता है उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। डायरेक्टली पूछता है कि सस्पेंशन प्रणाली आप बताइए, यही तो लिखोगे सस्पेंशन प्रणाली में, क्या कुछ और लिख दोगे। सस्पेंशन प्रणाली जब पूछता है तो बच्चे गलती यही करते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम को ही लंबा खींचते हैं। नहीं, इतना ही लिखो 6-7 लाइन, उसके बाद आप एक सस्पेंशन सिस्टम को पकड़ लो, भले वो नहीं पूछा गया हो, चाहे शॉक एब्जॉर्बर को पकड़ लो चाहे स्प्रिंग को पकड़ लो और आगे लिख दो। और शॉक एब्जॉर्बर पूछता है तो सस्पेंशन लिखते हुए शॉक एब्जॉर्बर को लिखो। भाई नंबर पाने का तरीका ही यही है, लेकिन वही है कि टेक्निक्स नहीं यूज करोगे तो दिक्कत आएंगी। वैसे बहुत टेक्निक्स मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से बताया है, तो अभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि और सब्जेक्ट का भी देखना रहेगा तो साथ में सबका देख लो, क्योंकि और सब्जेक्ट का आपको एप्लीकेशन पे ही मिलने वाला है। खैर फंक्शन हम समझ लेते हैं कि हमारे सस्पेंशन सिस्टम का फंक्शन क्या करता है। फंक्शन का मतलब क्या है, कार्य, ठीक है। कौन कौन से कार्य करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सस्पेंशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जो भी हमारा वाहन सवार है वो कैसे जाएगा, बहुत आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। जैसे वोल्वो बस आ गई है, और आप सभी ने एक चीज और देखा होगा, एक कोच होता है ICF कोच और एक कोच होता है LHB कोच। पहचानने के लिए ये वाला पूरी तरीके से रेड इस टाइम न्यू न्यू लॉन्च हुआ है, और ICF जो पैसेंजर वगैरह है, ठीक है। तो ICF में बैठे हो और LHB में बैठे हो, दोनों में फर्क क्या है, सस्पेंशन सिस्टम का ही फर्क है मेरे दोस्त, ठीक है। और LHB अब तो एकदम से बहुत ईजी चलती है। और क्या इससे होता है मेरे प्यारे साथियों
कि जो सड़क पर सतह से लगने वाले झटके होते हैं वो ऐसा तो नहीं कि एकदम से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जैगवार में तो बैठ नहीं रहे हो, मर्सिडीज में तो बैठ नहीं रहे हो, बैठ रहे हो नॉर्मल गाड़ी में या अपनी मोटरसाइकिल से, तो झटके क्या है, लिमिट में लगेंगे। ठीक है। उतार चढ़ाव की स्थिति में वाहन को स्थायित्व मिलता है। अब देखो ये बात समझ में आती है आपके, आराम से ही नहीं आती है। अब अगर ज्यादा ही आपकी गाड़ी हलचल करेगी तो जो भी वहां पे पार्ट्स लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तो वाहन को भी एक स्टेबिलिटी मिलती है सस्पेंशन सिस्टम की मदद से। तो ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन सिस्टम का यूज आपके आराम के लिए है, नहीं, दोनों के लिए है। स्प्रिंग के जो कंपनों का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब कंपन का एम्पलीट्यूड का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि जो इतना दूर तक आपका जा रहा है कंपन, हो जाएगा कि वो यहीं तक आए, जिससे आपको कम ही एहसास होगा। ठीक है, हो सकता है कि यहां तक ही जा रहा हो तो यहीं तक रह जाए, ठीक है, इससे और कम एहसास होगा। तो जो एम्पलीट्यूड रहे कंपनों का वो क्या रहेगा, कम रहेगा। किसी भी मोड़ पर मोड़ते समय वाहन का संतुलन बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन सिस्टम है तो आपका, जैसे ये तो चलो सीधा सीधा चल रहे हो, अब जब मोड़ने की बात आती है तो आपने ट्रैक्टर वगैरह देखा होगा राइट साइड से उठ जा रहा है, तो वहां पे अलग सस्पेंशन सिस्टम है। लेकिन आपका जो फोर व्हीलर है, आप जब मोड़ते हैं तो अगर लेफ्ट साइड में हल्का सा गड्ढा भी है और मोड़ रहे हैं तो वो इधर की तरफ हल्का सा दब जाती है, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो वो सस्पेंशन सिस्टम ही आपका वहां पे वर्क कर रहा होता है। अब देखो हम यहाँ पे सस्पेंशन स्प्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दो टाइप की स्प्रिंग है, एक तो आपकी क्वाइल स्प्रिंग है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कमानी। आपने सुना होगा जब गाड़ियां जो पुरानी है, जीप हो गई, कमांडर हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी आती थी, शायद टाटा सोमो आती है, ठीक है, आती थी, तो उसमें कमानी सिस्टम लगा हुआ है। और जो अब आ रही है उसमें शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है भैया, शॉक एब्जॉर्बर को याद करने का तरीका है कि आपकी मोटरसाइकिल के आगे का जो दोनों शॉकर है वो शॉक एब्जॉर्बर का रूप है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, या आपने पीछे भी देखा होगा जहां पे क्या नाम है, आप बैठते हैं पीछे वाले लोग, तो वहां पे भी दो आपका कॉइल सिस्टम से लगा रहता है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में आपका शॉक एब्जॉर्बर ही है, बट वो एक अलग टाइप का है। ठीक है, और आगे वाला जो है ऑयलिंग से होता है, वो प्रॉपर वर्क करता है। चलिए, तो हम कॉइल स्प्रिंग को समझ लेते हैं। अब इसको समझने से पहले ये चीज समझ लो कि स्प्रिंग करती क्या है। स्प्रिंग कर रही है कि जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे जब हो रही है तो जो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है उसको क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर ले। यानी अगर कोई आपको एक मुक्का मार रहा है और आप एब्जॉर्ब कर ले रहे हो तो आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। ठीक है, तो वही जो चारों तरफ का हलचल है उसको क्या कर रहा है, वो एनर्जी को स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की कमानियों का प्रयोग स्वतंत्र सस्पेंशन सिस्टम प्रणाली, रिजिड वाली कमानी तंत्रों हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ये कमानी सिस्टम में यूज किया जाता है और ये बहुत ज्यादा रिजिड है, ठीक है, कठोर है बहुत ज्यादा। ये आपको कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं दे पाती, लेकिन हाँ ये गाड़ी को बहुत ज्यादा आराम दे देती है। इनकी जो एनर्जी संग्रहण क्षमता है वो लीफ स्प्रिंग की लीफ कमानियों की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है भैया, साधारणतः जो एक कॉइल कमानी है वो नमन और सियर, ठीक है, नमन का मतलब यही है कि आपका वो बेंड होना, और सियर को आप यही समझ सकते हो कि कुछ इस तरीके का डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो आप सभी सियर को समझ पाओगे। यानी ये दोनों चीज यहां पर थी, लेकिन ये क्या हो गई, यहां पर थी, ये पहले वाली पत्ती यहां पर थी, अब यहां पर से ये हटते हुए क्या हो गई, आगे की तरफ खिसक गई। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा और आगे चल गई, तो ये सियर है। तो यह चीज आपका ना हो पाए, ठीक है, तो उसको भी एब्जॉर्ब करती है, और बेंडिंग को भी, यानी बेंडिंग आप समझ रहे हो, बेंड होना कोई चीज, ठीक है, उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है क्वाइल स्प्रिंग। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम्स आती है, इसको आप देखेंगे कि ये क्या करती है मेरे प्यारे साथियों, कि साइड से जो झटका लग रहा है, यहां पे लिख दे रहा हूं याद करने हेतु ठीक रहेगा, साइड से झटका, ठीक है, और यहां पे टॉर्जन, ठीक है, टॉर्जन, ठीक है, टॉर्जन आपको पता होना चाहिए, जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हो ना तो उसको टॉर्जन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये टॉर्जन यहाँ पे हो रहा है, यानी कहीं ऐसा हो रहा है कि तुरंत से एकदम गाड़ी का जो सिस्टम है वो मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो साइड से लग रहा है
तो उस चीज को ये असमर्थ है। जैसा कि मैंने आईसीएफ कोच की बात करी, तो आईसीएफ कोच में अगर आप वॉशरूम के पास जाओगे तो एकदम से गाड़ी राइट साइड लेफ्ट साइड हिल रही होती है, तो वहां पर यही है कि आपका जो साइड से झटका है उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा है। लेकिन एलएचबी कोच में चढ़ोगे तो साइड से भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बहुत कम गाड़ी अब हिलती है। ठीक है, तो कभी कभी भार बढ़ने की स्थिति में होने वाले दुष्परिणामों से बचने हेतु इनमें सहायक कुंडली कमानी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे स्प्रिंग्स का यूज करके थोड़ा इसको मजबूत बनाया जाता है। तो ये आपका हेल्पर स्प्रिंग है, ठीक है, देख सकते हो, और ये आपकी मेन स्प्रिंग है। तो ये डायग्राम आप बना दोगे और इतना ही आप लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आता है हमारा लीफ स्प्रिंग। ठीक है, तो लीफ स्प्रिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका लीफ स्प्रिंग। ठीक है, लीफ स्प्रिंग का वर्किंग भी पूछता है आपसे और लीफ स्प्रिंग का ओवरव्यू भी पूछता है। तो चलिए हम फटाफट से समझेंगे कि एक चीज़ को। पहले हम लीफ स्प्रिंग का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो लीफ स्प्रिंग अर्थात इसे हम पत्तीदार स्प्रिंग कहते हैं। ये होता क्या है कि स्टील की हम कई सारी पत्तियों को मिला करके बनाते हैं। ठीक है, लगभग 4 से 7 के मध्य में पत्तियों का संख्या रखा जाता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और प्रत्येक पत्तियों की लंबाई क्या होती है, अलग होती है। सबसे ऊपर वाली की जो है लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। पहले समझ लो कि लंबाई तो सबकी अलग होती है, लेकिन मोटाई और चौड़ाई, ठीक है, विड्थ और आपकी वहाँ पे चौड़ाई, ठीक है, विड्थ और उसकी मोटाई थिकनेस दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, लेकिन लंबाई तो अलग होती है, लेकिन ये चीज दोनों जो है ये आपका सेम होता है। क्लियर है बात? चलो, और सबसे ऊपर जो है सर्वाधिक लंबी पत्ती को लगाई जाती है, जिस पत्ती को हम मास्टर लीफ भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर लीफ को सबसे ऊपर लगाए जाते हैं। अब ये जो मास्टर लीफ है ना, ये दोनों किनारों पर क्या होती है, मुड़ी होती है, जिसे हम आई कहते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं मास्टर लीफ और सारी चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों किनारों पर क्या है, हमारी मास्टर लीफ मुड़ी हुई है। यानी आपके जो गाड़ी का लोड है मेरे प्यारे साथियों, जो गाड़ी का लोड है, ठीक है, एक मिनट, जो गाड़ी का आपका लोड है यहां पर आप करके पड़ता है। ये वाला जो पोर्शन है मेरे प्यारे साथियों, ये फिक्स पोर्शन है। ठीक है, ये वाला फिक्स पोर्शन है और यहां पर ऊपर नीचे होता है। तो हम वर्किंग को भी समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे आपको जो 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 चीजें लिखी हुई हैं उनको समझ लेते हैं। तो जैसे कि स्प्रिंग आई को मैंने बता दिया कि दोनों जो किनारों पे मुड़ी हुई है उसे आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ये आई आपका डिस्टेंस ज़्यादा और कम करेगा, जिसके बेसिस पे आपका सस्पेंशन काम करेगा। और ये आपका मेन लीव है, जिसे आप मास्टर लीव कहते हैं। यहाँ पर फ्रंट एक्सल लगा हुआ है। ये आपके जो भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्ट्रैप से अटैच किया गया है और ऊपर लगा हुआ यू बोल्ट, यू बोल्ट की मदद से स्ट्रैप किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके स्प्रिंग के ऊपर लोड पड़े तो ऐसा नहीं है कि सारा लोड ऊपर ही पड़ जाए, सब मेन स्प्रिंग के ऊपर ही हो और बीच से स्प्रिंग मतलब मेन पर ही लोड पड़े और जो नीचे वाली स्प्रिंग लगी हुई है उस पर ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए आपका पूरा स्ट्रैप और क्लैंपिंग किया गया है, जिससे क्या है कि मतलब एक बराबर लोड पूरे स्प्रिंग के ऊपर जनरेट होता है। ठीक है भैया, अब जब गाड़ी हमारी रोड पे चल रही है तो यहां पर साइकिल की मदद से इस आई के ऊपर क्या आएगा, आपका लोड आएगा। ठीक है, इस आई के ऊपर आपका लोड आएगा। हम चलते हैं अब वर्किंग को समझते हैं कि वर्किंग हमारी इस पे क्या कहती है। ठीक है, वर्किंग हमारी क्या कहती है, आइए देखो। जब हमारा जो व्हील है, ठीक है, वो किसी उभार यानी मान लो ऊंचा है, ब्रेकर आ गया, ठीक है, उभार के संपर्क में आएगा, ब्रेकर पर आएगा, तो व्हील क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब व्हील जो है यहाँ पे ब्रेकर है इस पे चढ़ेगा तो आपका व्हील क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो इस कारण जो स्प्रिंग की दोनों आंख है, आई है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो आपकी आई लगी हुई है यहाँ पर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चूंकि स्प्रिंग का एक सिरा स्थिर है, राइट साइड वाला, इसलिए दूसरे सिरे पर साइकिल पीछे की ओर क्षैतिज होने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये चीज ऐसे है, ठीक है, जब हमारा ये चीज फिक्स है तो इस पे हमारा लोड लग रहा है, तो ये चीज हॉरिजॉन्टल होने का प्रयास करेगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होने का प्रयास करेगा और जो नीचे हमारी स्प्रिंग्स लगी हुई हैं ये इसको रजिस्ट करेंगी। ठीक है, जब ये हमारा हॉरिजॉन्टल होने का प्रयास करेगा तो यहाँ पे
आपका इसे रजिस्ट करेंगी, इसे हम कहते हैं प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है। तो इसे रजिस्ट करने का प्रयास करेगी और इसके फलस्वरूप स्प्रिंग की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, स्प्रिंग की लंबाई हमारी बढ़ जाती है, ठीक है भाई। यानी ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा इस तरीके से है, जब हमारा हॉरिजॉन्टल होने का प्रयास करेगा तो इस तरीके से हो जाएगा, तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी। इसी क्रम में जब व्हील हमारा गड्ढे में होगा तो स्प्रिंग दोनों आंखों के बीच की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब हमारा स्प्रिंग गड्ढे में होगा तो ये हमारी जो दोनों आंखों के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इस प्रकार जो साइकिल है तब भी आगे की ओर इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल होने का प्रयास करेगा, ठीक है, आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल होने का प्रयास करेगा और स्प्रिंग की लंबाई घट जाती है। इस जो लीफ स्प्रिंग सिस्टम है ये बड़े बड़े वाहनों में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार आप लीफ स्प्रिंग की वर्किंग को समझ सकते हो। लीफ स्प्रिंग एक्चुअल में प्री स्ट्रेसिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है, ऊपर वाले पे लोड लगता है तो नीचे वाला जो है उसको रजिस्ट करता है और उस दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी जब आपका दूरी जो है बढ़ जाएगी, जब आपका ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी जब ये आपका किसी गड्ढे में होगा। इस प्रकार से आपका सस्पेंशन प्रणाली काम करता है। लीफ स्प्रिंग अपनी लंबाई को घटा करके और बढ़ा करके क्या करती है, झटकों को सहन करती है। ये बड़े बड़े वाहनों में यूज होता है। आइए अब हमारा आता है एयर सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है भैया। तो एयर सस्पेंशन सिस्टम को हम समझते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम से आप सभी को पता चल जाएगा कि एयर सस्पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है। एयर सस्पेंशन सिस्टम है अर्थात इसमें एयर का यूज किया जा रहा है, तो हम एयर एटमॉस्फेयर से लेंगे, ठीक है, और फिर हम उसे एयर फिल्टर को फिल्टर करेंगे और कंप्रेस करेंगे। यहाँ पे रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, जैसे कि मैंने पिछले मैकेनिज्म में आप सभी को समझाया भी था एयर ब्रेक सिस्टम में, ठीक है। तो रिलीफ वाल्व क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, अगर ज़्यादा एयर कंप्रेस हो गई यहाँ पे अगर, ठीक है, इकट्ठा हो गई तो उसे रिलीफ कर देगा। और अगर क्या नाम है आपका प्रेशर वहाँ पे कम इकट्ठा हुआ है तो वहाँ जब तक नहीं आ रहा है, तब जब तक उसको भर नहीं आएगा तब तक उसको रिलीफ नहीं करेगा, यानी फिल करने का काम करेगा रिलीफ वाल्व, ठीक है। और अब ये एयर जो कंप्रेस्ड एयर है वो आपके इस दो लाइन के, एक लाइन से तो जा रही है व्हील तक और एक रिटर्न लाइन है। मेरी बात को शायद समझ रहे हो आप सभी, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन बना हुआ है डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो आपका जो एयर है एक में जा रहा है कहाँ पर, चारों व्हील के अंदर, ठीक है, और दूसरे से रिटर्न होगा। अब होगा क्या कि जब आपका क्या नाम है कहीं पर भी ऊंचे मान लो गई आपकी, ठीक है, कुछ भी इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, जिससे हमको सस्पेंशन प्रणाली यूज करना है, मान लो कोई इस पे लोड आया, ठीक है, तो होगा क्या कि आपका जो रिलीफ वाल्व है, यहाँ पे लेवलिंग वाल्व है, कंट्रोल वाल्व इसे कहते हैं, लेवलिंग वाल्व को हम कंट्रोल वाल्व कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल वाल्व। तो कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, एयर को रिलीफ कर देगा। जब एयर को रिलीफ करेगा तो आपका जो क्या नाम है स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग सिस्टम, एयर स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंप्रेस। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लोड है, ठीक है। तो और जो शॉक लग रहा है यानी जो लोड लग रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही लोड वहां पे खत्म हुआ, फिर से जो ये आपका एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है आपका एयर, ठीक है, जो कि प्रेस करके कंप्रेस करके रखा गया है, फिर से एयर स्प्रिंग में भेज देगा और फिर से आपकी स्प्रिंग ऊपर उठ जाएगी और आपकी गाड़ी स्मूथली चलती रहेगी। तो बहुत बड़ा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बहुत नॉर्मल सा मैकेनिज्म है कि जैसे ही आपका इसके ऊपर शॉक लगता है तो वो रिलीफ वाल्व एयर को रिलीव कर देगा और हमारा जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी और शॉक को एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जैसे ही आपका क्या नाम है शॉक वहां से खत्म होगा, फिर से एटमॉस्फेयर से जो कंप्रेस्ड एयर है आएगी और हमारा नॉर्मल उसमें फिर से फिल कर देगी और उसी ऊंचाई तक उसको मेंटेन करके रखेगी। आइए एक एक चीज को पढ़ लेते हैं बहुत आसानी से। एयर सस्पेंशन सिस्टम वाहन का एक ऐसा सस्पेंशन है जो विद्युत या इंजन द्वारा संचालित एयर पंप और कंप्रेसर द्वारा संचालित होता है। यानी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं, डायनेमो वगैरह लगा करके हम कंप्रेस कर रहे हैं या इंजन से कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अलग अलग गाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है। एयर सस्पेंशन प्रेशराइज्ड लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि प्रेशराइज्ड एयर होता है, ठीक है, एयर को कंप्रेस करके यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है, अब डायग्राम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चाहे एयर सस्पेंशन सिस्टम हो चाहे सस्पेंशन सिस्टम हो, स्प्रिंग तो हर जगह पे रहेगी, ठीक है, एयर स्प्रिंग होगी। अब हम कंप्रेसर की मदद से क्या करेंगे, एयर को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, जैसे मैंने बताया, उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, लगभग 240 न्यूटन पर एम स्क्वायर रखेंगे और उसको हम एक्यूमुलेट कर लेंगे किसी जगह पर टैंक में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे
कि आपके एयर लिफ्ट कंट्रोल वाल्व जो मैंने बताया था, ठीक है, उसकी मदद से हम चारों जगह पर आपके व्हील्स के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं। और एक रिलीफ वाल्व भी लगा रहता है जो कि आप सभी के उसको मैन्युअली कंट्रोल करता है। और मैकेनिज्म मैंने समझा दिया कि जैसे ही आपका प्रेशर लगे, आपके शॉक लगेगा, ठीक है, वहां पे रिलीफ वाल्व प्रेशर को रिलीफ करेगा और शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जैसे ही आपका शॉक हटेगा, फिर से आपका एयर वहां पे जाके कंप्रेस्ड एयर इकट्ठा हो जाएगा और हमारी गाड़ी ऊपर उठ जाएगी और चलती रहेगी। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर को हम समझ लेते हैं। ये भी आपका क्या नाम है, सस्पेंशन सिस्टम है। और ये आपके एग्जाम में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के नाम से भी आता है, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर को हम डैम्पर भी कहते हैं, ठीक है। डैम्प करना मतलब किसी भी प्रकार के जो कह सकते हैं कि आपका वाइब्रेशन हो रहा है उसको सोख लेना, ठीक है, डैम्प कर लेना। और जो हमारा जर्नी है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इसके लिए हम स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम यूज कर रहे हैं और सस्पेंशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। आमतौर इसका प्रयोग जो है फ्रंट व्हील सस्पेंशन सिस्टम में किया जाता है। वर्तमान में टेलीस्कोपिक प्रकार के हाइड्रोलिक आयल शॉक एब्जॉर्बर प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था तो अभी जब स्टार्टिंग में ही कि जो गाड़ियों के आगे के जो वो लगे हुए होते हैं जिसे आप कहते हैं शॉकर, ठीक है, तो हाइड्रोलिक ऑयल वहाँ पे यूज होता है। तो ये टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है, इसके हम कंस्ट्रक्शन को समझेंगे और इसके हम डायग्राम को आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से है। तो एक एक चीज़ को हम चलिए आराम से समझते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का सिंपल सा मैकेनिज्म है कि आपका जब उसके ऊपर लोड पड़ेगा, ठीक है, तो जो शॉक एब्जॉर्बर लगा है वो सिलेंडर पिस्टन है, ठीक है। तो सिलेंडर पिस्टन है तो शॉक एब्जॉर्बर पे जब लोड पड़ा तो वो छोटा हो गया, ठीक है। अब वो छोटा हो गया तो उसकी जो जगह को भर रहा है वो ऑयल भर रहा है, ठीक है। ऑयल वैसे भी आप सभी को पता है बहुत शक्तिशाली है, तो ऊपर और नीचे ऑयल आ जाएगा और ऑयल जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, यानी वो रजिस्ट कर देगा जो भी हमारा शॉक आएगा ऑयल, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म पे काम करता है। ये सिलेंडर के भीतर बंद पिस्टन द्रव की कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी के विरुद्ध गति करता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस एयर कंप्रेस ऑयल और उसकी विस्कोसिटी, इसको रजिस्ट करना पड़ता है जब हमारा कोई भी शॉक इस पे लगता है, ठीक है। अब आइए हम कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, उसके बाद डायग्राम की तरफ चलेंगे। कंस्ट्रक्शन में है शॉक एब्जॉर्बर जो है आगे व पीछे दोनों सस्पेंशन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें एक सिलेंडर होता है, ठीक है, और एक पिस्टन होता है, ठीक है। सिलेंडर में क्या भरा रहता है, लिक्विड यानी ऑयल, और सिलेंडर के चारों ओर से लिक्विड रिजर्वोयर होता है, ठीक है। सिलेंडर जो है उसके चारों तरफ लिक्विड होता है, यानी सिलेंडर के अंदर छेद भी रहता है, यानी सिलेंडर से लिक्विड बाहर जाता रहता है, अंदर आता रहता है, ठीक है। और जो लिक्विड है वो जो रिजर्वोयर है वो बाहर से कवर रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लिक्विड बाहर जा रहा है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर के दोनों सिरों पर आई बनी रहती है। पहली आई क्या रहती है, चेचिस से अटैच रहती है, दूसरी आई जो रहती है वो एक्सल से अटैच रहती है, ठीक है। दोनों किसके सहायता से अटैच रहती है, बुश के सहायता से अटैच रहती है, ठीक है भैया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पे रबर बुश लगा है और ये आई है और इधर भी एक आई लगी हुई है जिसका डायग्राम में से छोटा हो गया, ठीक है। ये आपका फ्लूइड रिजर्वोयर है, ठीक है, जिसके चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है और इसके जो चारों तरफ का जो ये एरिया है, ठीक है, ये आपका कह सकते हैं कि कवरिंग है पूरी, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो कि छेद हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑयल बाहर आएगा और अंदर जाएगा। ये आप सभी की पिस्टन रॉड है, ठीक है, सिलेंडर पिस्टन का कह सकते हैं अरेंजमेंट है। ये शॉक एब्जॉर्बर का एक छोटा सा डायग्राम है। अब हमारा वर्किंग कैसे होता है उसको समझते हैं, ठीक है। अब क्या होगा वर्किंग में कि जब हमारा कोई भी व्हील, ठीक है, बम्प में पड़ेगा या गड्ढे में पड़ेगा, दोनों केस की बात कर रहे हैं, तो हमारा शॉक एब्जॉर्बर की लंबाई या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। अब जब लंबाई घटेगी या बढ़ेगी तो होगा क्या मेरे प्यारे साथियों कि जो पिस्टन, और जब लंबाई घटेगी बढ़ेगी तो कैसे घटेगी बढ़ेगी, पिस्टन ऊपर नीचे होगा तभी तो लंबाई घटेगी बढ़ेगी। अब जब पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, मान लो उसकी लंबाई घट गई, तो लंबाई जब घट गई तो पिस्टन पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र बने रहते हैं। क्या होते हैं, छिद्र बने रहते हैं, जिनसे द्रव जो है पिस्टन के ऊपर आ जाता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। सपोज कोई इतनी लंबी है तो इसके ऊपर यहाँ पे आ गया द्रव, इसके नीचे यहाँ पे द्रव आ गया, यानी इसकी लंबाई छोटी तो हुई
लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा और ये जो द्रव आया ये क्या कर लेगा, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और सिलेंडर की तली में भी क्या होता है, नीचे छिद्र होता है, जहां पे ये देख सकते हो सिलेंडर की जो नली है यहां पर भी छिद्र होता है, जहां से ये पूरे आपके द्रव यहां पे आ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलो अब जब व्हील क्या होगा हमारा, कहीं ऊपर ब्रेकर के ऊपर चढ़ा तो पिस्टन नीचे की ओर दबेगा। जब आपकी गाड़ी ऊपर की हुई तो पिस्टन नीचे की तरफ दबेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होगा कि सिलेंडर में जो पिस्टन के नीचे जो भरा द्रव है वो कहां पर प्रवेश करेगा, सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगा और पिस्टन को नीचे आने में द्रव के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आपकी गाड़ी ब्रेकर के ऊपर चढ़ गई, ठीक है, तो हमारा जो आपका पिस्टन है वो नीचे की ओर दबने लगेगा। अब नीचे की ओर दबने तो लगेगा, लेकिन जो नीचे से फ्लूइड है, ठीक है, जो नीचे से ये फ्लूइड है ये क्या करेगा, यहां पे प्रवेश करने लगेगा। ठीक है, नीचे का जो फ्लूइड है यहां पर प्रवेश करने लगेगा, दबेगा तो, लेकिन वो फ्लूइड उसको रजिस्ट कर देगा और वो दबने नहीं देगा, और वो जो फ्लूइड है वही उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है भाई, फिर से मैं समझा देता हूं कि जब गाड़ी हमारी ब्रेकर पे चढ़ी तो क्या हुआ, पिस्टन हमारा नीचे की तरफ आने लगा, लेकिन पिस्टन नीचे की तरफ आने ना दे इसके लिए हमारा नीचे से फ्लूइड गया और उसको वो रजिस्ट कर दिया। अतः पिस्टन को नीचे आने में द्रव के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और फलस्वरूप सस्पेंशन स्प्रिंग के कमांड शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, यानी जो कंपन है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अब जब व्हील हमारा गड्ढे में पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है पिस्टन ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो फलस्वरूप जो पिस्टन के ऊपर भरा तेल है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो छिद्र बने हुए उसकी सहायता से जो नीचे रिजर्वोयर है उसके अंदर आ जाएगा और सिलेंडर में भरा तेल नीचे छिद्रों द्वारा द्रव कोष में पहुंचने लगेगा। अतः पिस्टन पुनः द्रव प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जब नीचे की तरफ आने लगेगा तो फिर से उसको रजिस्ट करना पड़ेगा, किसको, फ्लूइड को। इस तरीके से हमारा ये शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, अर्थात सिलेंडर के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आपका ऑयल यूज होता है। लंबाई घटेगी तब भी वो ऑयल को क्या नाम है, रजिस्ट करना पड़ेगा, और बढ़ेगी तब भी ऑयल को रजिस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर है। और बैटरी चैप्टर को तो हमने ऑलरेडी करा रखा है, अब हम चैप्टर नंबर 2 को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए भैया हम दूसरे यूनिट यानी ट्रांसमिशन सिस्टम को शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मैं पहले ही आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो अगर लास्ट मोमेंट पे कोई रिवीजन कर रहा है तो सिर्फ 3-4 टॉपिक का ज़्यादा रिवीजन करो। अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो आपके लक में ही जाएगा और आपका उतने से ही काम हो जाएगा। देखो, जो 5वां यूनिट है, 6वां यूनिट है, 7वां यूनिट है और आपका ब्रेकिंग वाला यूनिट है, सस्पेंशन वाला सिस्टम है, जो भी आपके यूनिट्स हैं उनमें फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, 3-4 ही क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है, लेकिन इस ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ट्रांसमिशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है गियर बॉक्स। ठीक है भैया, तो गियर बॉक्स क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक मैकेनिकल डिवाइस है। गियर बॉक्स जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। यूज कहाँ पर होता है, आपके टॉर्क को बढ़ाने के लिए यूज होता है और गति को बढ़ाने के लिए यूज होता है। गियर बॉक्स का यूज कहाँ होता है, टॉर्क को बढ़ाने के लिए। जब गाड़ी शुरू में चलानी होती है तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए, लेकिन जब गाड़ी स्पीड पकड़ानी होती है तो ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, यानी जब तीसरा चौथा गियर लगता है तो स्पीड ज़्यादा लगती है, मतलब स्पीड हमें बढ़ानी होती है। लेकिन जब हमारा फर्स्ट गियर पड़ता है तो टार्क ज़्यादा बढ़ा करके गाड़ी को आगे की तरफ मूव कराना होता है। ठीक है, या ऊपर चढ़ाना हो तो वहाँ पर टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो फर्स्ट गियर में हम चढ़ाते हैं। मोटर का जो शाफ्ट है गियर बॉक्स के एक छोर पे जुड़ा होता है। ठीक है, आगे मैं डायग्राम की मदद से तीनों गियर बॉक्स को समझने वाला हूं, लेकिन मैं 2 ही गियर बॉक्स समझाऊंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर रहे हो। अभी तक के केस में डायरेक्टली कभी नहीं पूछा है कि ये वाला गियर बॉक्स बताओ या ये वाला गियर बॉक्स बताओ। तो अगर एक टाइप का भी गियर बॉक्स आपको याद रहेगा तो आपका बहुत काम हो जाएगा। तो आपका स्लाइडिंग जो वाला गियर बॉक्स है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वही पढ़ लो, वही काम बन जाएगा। लेकिन मैं 2 बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन अच्छा रहे। ठीक है, तो जो मोटर का शाफ्ट है वो गियर बॉक्स के एक छोर पर जुड़ा रहता है। ठीक है, जहां से आपको पावर मिलेगी गियर बॉक्स के अंदर, और गियर बॉक्स में गियर की इंटरनल व्यवस्था के माध्यम से गियर रेशियो द्वारा निर्धारित आउटपुट टॉर्क और गति प्रदान करता है। इसका कहने का मतलब ये है, आइए एक डायग्राम जो लगा हुआ है इसमें समझते हैं। ठीक है, देखो, टॉर्क बढ़ाने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों और स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है समझो। देखो,
अगर यहाँ पे 2 गियर अरेंजमेंट यूज करें, ठीक है, 2 गियर अरेंजमेंट यूज करें ऐसे, ठीक है, एक को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, एक को छोटा कर देता हूँ, तो अगर बड़ा वाला जो चलेगा, बड़ा वाला जो चलेगा, अगर बड़ा वाला एक चक्कर काटेगा, अगर इसकी मान लो इसके अंदर 30 टीथ है और इसके अंदर 10 टीथ है, ठीक है, लिख देता हूँ टीथ, यहीं से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, ठीक है भाई। अगर 10 टीथ है और ये 10 यहाँ पे 30 टीथ है, तो 30 टीथ वाला अगर एक चक्कर काटेगा तो ये 10 टीथ वाला जो है 3 चक्कर काटेगा, ये 3 चक्कर काटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड बढ़ानी है तो बड़े वाले का यूज करते हैं, ठीक है, गियर का, और अगर टॉर्क बढ़ानी है तो टॉर्क वाले केस में क्या होता है कि छोटा वाला जो टीथ है इसको नचाता है। आप समझ गए, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। स्पीड बढ़ानी है तो जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले को नचाता है, जिससे स्पीड अच्छी हो जाती है, और जब हमें टॉर्क बढ़ाना है यानी पहले गियर में रखना है तो हम छोटे वाले गियर को बड़े वाले गियर से हम क्या करते हैं, नचाते हैं। यही चीज वहां कह रहा है गियर रेशियो। गियर रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पे 30 टीथ यूज हो रहा है और यहाँ पे 10 टीथ यूज हो रहा है, यहाँ पे 3:1 का गियर रेशियो समझ में आ रहा है। क्लियर है बात भाई? चलो फिर से चलते हैं थ्योरी के ऊपर चीजों को समझने के लिए, ठीक है भाई। चलो मूव करते हैं फटाफट से, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, बहुत कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। गियर बॉक्स की इंटरनल व्यवस्था के कारण गियर रेशियो और आउटपुट टार्क को गति प्रदान करता है। गति वाला भी मैंने चीज समझा दिया कि आउटपुट टार्क कैसे मिल रहा है, बड़ा वाला क्या कर रहा है, सॉरी छोटा वाला क्या कर रहा है, बड़े वाले को चला रहा है, और जब गति की बात आ रही तो बड़ा वाला छोटे को चला रहा है। अभी अरेंजमेंट भी दिखाऊंगा स्लाइडिंग में इस गियर बॉक्स में, ठीक है। तो अर्थात वह कह सकते हैं कि गियर बॉक्स वह सिस्टम है जो जरूरत के अनुसार इंजन बल, टॉर्क और वाहन की गति के बीच में उचित संबंध बनाए रखता है। यानी जब आपका जरूरत है स्पीड का तो स्पीड दे देगा, जब जरूरत है आपको टॉर्क की तो टॉर्क दे देगा, ठीक है भैया। चलो क्या क्या फंक्शंस हैं उसको आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना रहेगा। तो गियर बॉक्स की मदद से हम टॉर्क और पहियों के बीच में गति यानी आपका मोशन को मेंटेन करते हैं कि हमको कितना चाहिए। अगर हमको रिवर्स डायरेक्शन चाहिए तब भी हमको गियर बॉक्स चाहिए, ठीक है। और अगर हमारी गाड़ी स्थिर है यानी खड़ी है तो उसको हम अगर गतिमान में ले जाना है तो टॉर्क दे करके पहले गियर से आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स है, एक है स्लाइडिंग मिक्स गियर बॉक्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल प्रणाली है और जब भी एग्जाम में पूछता है तो कहता है गियर बॉक्स क्या है, यानी ओवरव्यू जो बताया गियर बॉक्स का वो लिख दीजिएगा, और ये स्लाइडिंग मिक्स गियर बॉक्स क्या है वो पूछेगा तो मतलब एक टाइप का गियर बॉक्स बताओ तो आप स्लाइडिंग मिक्स गियर बॉक्स को बना दीजिएगा, ठीक है भैया। ये स्लाइडिंग मिक्स गियर बॉक्स का अरेंजमेंट है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत मतलब जल्दी से समझाऊंगा, ठीक है। स्लाइडिंग मिक्स गियर बॉक्स हमारा क्या कहता है कि इसमें 3 गियर रहते हैं और एक रिवर्स गियर रहता है, यानी 3 गियर आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं आपको, ठीक है, और एक रिवर्स गियर रहता है, गाड़ी को रिवर्स करना होता है। जो आपको पहले गियर होते हैं, ठीक है, पहला जो गियर होता है वो क्या करता है, टॉर्क को बढ़ाता है, ठीक है, टॉर्क को बढ़ाता है। टॉर्क को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटे वाले शाफ्ट को क्या करना है, बड़े वाले शाफ्ट के साथ अरेंज कर देना है, ऐसा सिस्टम होता है। यहां से आप सभी की मोटर की मदद से सप्लाई आई, ठीक है, यहां पे आई, ये घूमते हुए इसको चला रही है, ठीक है, ये सब नाच रहे हैं, ठीक है भैया, सब नाच रहे हैं। अगर ज्यादा इंटरनल जाना है तो इसके एनिमेशंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक समय ऐसा होता है कि जब ये पहले वाले गियर से सेकंड वाले गियर पे आ जाती है तो ये फ्रीली मूव करता रहता है और ये इंगेज हो जाता है। एक समय होता है कि ये फ्रीली मूव करता है और ये इंगेज हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं। खैर मेरा ओवरव्यू यही है कि यहाँ से आप सभी को पावर मिल गई, ठीक है, यहाँ से आपको पावर मिल गई, यहाँ पर आ गई। अब ये ना इंगेज है ना ये इंगेज है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 3 गियर और एक रिवर्स गियर है, ठीक है। तो ये पहले वाला हमको पहला गियर डालना है, यानी हमको टॉर्क बढ़ाना है, यानी गाड़ी को आगे की तरफ ले जाना है, तो ये वाला इससे क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दूर दूर दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये इससे जाकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोज है, बस ऐसे डायग्राम बनाए, ठीक है भाई। अटैच हो गया तो हमारा ये वाला देखोगे तो आपका स्मॉल है, ठीक है, और ये वाला क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर है इसी में सेट किया गया है, कुछ ये जो लीवर है इसकी मदद से, ठीक है। तो ये चीज आपको एनिमेशन की मदद से ज्यादा समझ में आएगा। बट जैसे ये दोनों आपस में इंगेज होंगे तो आपका यहाँ पे टॉर्क बढ़ जाएगा। अगर ये आपका 3 बार घूमेगा तो ये 1 बार घूमेगा और हमारी गाड़ी का टॉर्क बढ़ गया और आगे गाड़ी हमारी मूव करने लगी, मतलब हमारा आरपीएम बढ़ गया गाड़ी का, ठीक है। अब हमारा क्या होगा कि ये मेन सॉफ्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका इंजन का जो व्हील वगैरह है जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारा गाड़ी थोड़ा सा टॉर्क मिल गया और आगे बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो शाफ्ट है, ठीक है, ये वाला जो गियर है
ये जा करके यहाँ पर इंगेज हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे से इंगेज हो जाएंगे, तो दूसरे वाले गियर में हमारा क्या होगा, सेकंड वाले गियर में क्या होगा, ये स्पीड गियर कहलाता है। सेकंड गियर में जैसे इंगेज होगा तो यहाँ पे डिसएंगेज हो जाएगा ये, और ये जो है, जो ये बड़ा आपका दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। खैर मतलब फिगर में उतना नहीं है, बट ये आपका बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है। इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो अगर मान लो ये 2 बार चला, ठीक है, तो ये कितनी बार इसको चला देगा, सपोज 4 बार इसको चला दिया, ठीक है, तो हमारी स्पीड बढ़ गई। उसके बाद हमारा थर्ड में आता है, ठीक है। तो थर्ड वाले पोर्शन में क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया गया है। थर्ड वाले पोर्शन में क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट इंजन से जो पावर मिल रही है, ठीक है, उसी में डायरेक्ट हम जा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जितना यहाँ से इनपुट मिल रहा है उतना यहाँ पे आउटपुट मिलने लगता है और हमारा ये पूरा चलने लगता है। और ये जो आपका फ्रीली मूव कर रहा है, ये अपना फ्रीली मूव करता रहता है और हमारा जो ये शाफ्ट है, ठीक है, रोटेट होता है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। तो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है। मुझे आशा है कि मैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। बस इनमें 2-3 चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखना है। फर्स्ट गियर में टॉर्क बढ़ता है, सेकंड गियर में स्पीड, और थर्ड गियर में टॉप गियर लग जाता है। और जो हमारा फर्स्ट गियर है उसके साथ रिवर्स गियर का अरेंजमेंट होता है लीवर की मदद से, ठीक है। और फर्स्ट गियर में हमारा टॉर्क बढ़ता है। टॉर्क कैसे बढ़ता है कि हमको जो गियर रखना है वो बड़ा रखना है और आपका जो चलाने वाला गियर है, ठीक है, वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा वाला 3 बार घूमेगा तो बड़ा वाला 1 बार घूमेगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। और जब स्पीड की बात आएगी तो स्पीड में आपका बड़ा गियर रखेंगे और छोटे गियर को नचाएंगे, तो इससे स्पीड हमारी मेंटेन हो जाएगी। और थर्ड गियर जब आएंगे तो हम पूरे जो इंजन से शाफ्ट मिल रही है वहीं पर डायरेक्ट अटैच कर देंगे, यहाँ पे ले आकर के इंगेज हो जाएगा और उसके बाद हमारा पूरा जितना आरपीएम चल रहा होगा उतना चलेगा, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं इसको थ्योरी के माध्यम से। थ्योरी में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको यही इतना लिखना है कि यह बहुत ही सरल ट्रांसमिशन सिस्टम प्रणाली है जिसमें इंजन की जो ताकत है वो क्लच शाफ्ट से होकर क्लच गियर तक पहुंचती है, ठीक है। आप सभी का जो ले शाफ्ट है इस पे सभी गियर अरेंज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका ले शाफ्ट है, इसके ऊपर गियर बना हुआ है। ये फर्स्ट गियर आप सभी का अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को अच्छे से समझाई दिया है। स्थिर होते हैं एवं फिट होते हैं। जब इंजन घूमता है तो सभी गियर भी घूमते हैं तथा क्लच इंगेज हो जाता है। इस प्रकार गियर द्वारा सीधे और एक पीछे दिशा में गति को प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका कौन सा हो गया मेरे प्यारे साथियों, ये आपका हो गया स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो 1 टाइप गियर बॉक्स पूछता है तो 1 टाइप गियर बॉक्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ समझो, बाकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, उसके बाद सिंक्रोमस गियर बॉक्स है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्लच के ऊपर, ठीक है, एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। तो क्लच का गियर से कह सकते हैं नाता है। नाता क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि ये रोटरी मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर क्या कर देता है, स्थानांतरित करता है। क्लच का काम क्या करते हैं, क्लच लेते हैं तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, हम एक्सीलेटर दे रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पर ट्रांसमिशन शाफ्ट है, जिस शाफ्ट की मदद से हमारी व्हील के ऊपर क्या नाम है आपका स्पीड हो रही है और टॉर्क जनरेट हो रही है, उस वाले शाफ्ट से ये डिसएंगेज हो जाता है जैसे हम क्लच दबाते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। तो उसी को हम लोग समझने वाले हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, जो रोटरी मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट करता है, यानी वहां से वो हटा देता है जहां पर वो आपका मेन शाफ्ट अटैच होता है, ठीक है। और हमारी गाड़ी जो है कितना भी हम यहाँ पे गियर लगा लें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन शाफ्ट से अटैच नहीं है। फंक्शंस क्या क्या है, क्लच की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अधिकतम बल टॉर्क को सरलतापूर्वक ट्रांसमिट कर सके, यानी कितना भी हमारा टॉर्क है, ठीक है, उसको हम क्या करें, ट्रांसमिट कर दें। क्लच अचानक होने वाले झटके को नहीं होने देता है। क्लच की मदद से क्या है, जैसे अगर हम क्लच ले लिए तो हमारी गाड़ी अगर चल रही है, ठीक है, अचानक ब्रेकर आ गया तो हम क्लच लेकर के ही ब्रेक तो दबाते हैं, जिससे हमारा वहाँ पे शाफ्ट डिसएंगेज हो जाता है और हमारी स्पीड तो ऑटोमेटिक कम होने ही लगती है और उसके साथ ब्रेक भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो वहाँ पे जो झटका वगैरह लगने की संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। कार्य करते हुए क्लच उत्पन्न हुए कंपन को भी डैम्प कर देता है, ठीक है। तो अगर वाइब्रेशन वहाँ पे हो रहा है, अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो वहाँ पे इस कंपन को भी क्या करता है, आपका डिसएंगेज करता है। क्लच के पार्ट्स की जड़त्व न्यूनतम होती है जिसके कारण आसानी से गियर बदले जा सकते हैं। मतलब जड़त्व का आप सभी को पता है कि जो जहाँ पर है उसी में रहनी चाहती है, ठीक है, उसी जिस फॉर्म में अगर कोई बैठा है उसी फॉर्म में रहना चाहता है। जैसे आप बस वगैरह का एग्जाम्पल भी बहुत सारे सुने हैं, तो इसलिए उसका जो जड़त्व है वो उसी फॉर्म में रहता है, जिसके कारण गियर हमारा आसानी से बदला जा सकता है। जहाँ पे हमको ट्रांसमिट करना है उसको आसानी से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। कार्य करते हुए जो भी हीट निकलती है क्लच उस ऊष्मा को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो इनका एक और फंक्शन है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा
कि जो टेम्परेचर अगर जनरेट होता है अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है। सिंगल प्लेट क्लच है, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा क्यों? भाई मल्टी प्लेट क्लच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि मल्टी प्लेट क्लच ही पढ़ाऊँ, ठीक है। बाकी सिंगल प्लेट क्लच और आपका वो सब क्लच आप इजीली पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के चीज़ों को एकदम से क्लियर करना है। तो ये हमारा मल्टी प्लेट क्लच का है, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आप सभी के स्क्रीन पर मल्टी प्लेट क्लच का फिगर दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। इस प्रकार के क्लच की बनावट सिंगल प्लेट क्लच की तरह होती है, ठीक है। और होता इसमें क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा प्लेटें लगाई गई हैं, यानी मल्टी प्लेट क्लच है। इसमें होता क्या है कि जो फ्रिक्शन प्लेट है, ठीक है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि प्रेशर प्लेट, ठीक है, के साथ सरकती हैं और दूसरा फ्लाई व्हील के साथ। तो यहाँ पे जो प्रेशर प्लेट है, ठीक है, इसके साथ एक घूम रही है और दूसरा ये फ्लाई व्हील के साथ घूम रही है, ठीक है। तो ये आपका मल्टी प्लेट क्लच होता है। यहाँ से आपने क्लच पैडल को क्लच दबाया, ठीक है। जैसा कि पता है कि क्लच दबाने से क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है वो डिसएंगेज हो जाती है, यानी जो फ्लाई व्हील, जो यहाँ पे आपका इंजन शाफ्ट के साथ फ्लाई व्हील है, ठीक है, जिसके साथ रोटेट करके आपकी गाड़ी आगे चल रही है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। जब गैप हो जाएगा तो क्या होगा कि ये आपका इंजन तो यहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन जो आगे ट्रांसमिशन शाफ्ट है, ठीक है, जिससे आपके व्हील चल रहे हैं, वो नहीं चल रहा होगा, ठीक है भाई। तो जैसे ही फिर आप क्लच को छोड़ दोगे दबाना, ठीक है, फिर से ये आकर के यहाँ पर चिपक जाएगी और ये आपका जो भी ट्रांसमिशन शाफ्ट है चलने लगेगा। तो यहाँ पे फलक्रम लगाया जाता है। फलक्रम लीवर की तरह होता है, लीवर की बेसिस पे ये होता है कि आप दबाओगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है, कि कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लच प्लेट पे दबाए, आपने पैर रखा, ठीक है, तो जो प्रेशर जाता है इस डायाफ्राम के ऊपर जाता है, ठीक है। और ये जब डायाफ्राम के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो क्या करता है कि जब इस तरीके से दबाएगा तो ये सीधा हो जाता है और जो ये चीज़ है ना, ये डिसएंगेज हो जाती है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है। बस मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है कि एक जो पोर्शन है वो प्रेशर प्लेट पे नाचेगा, ठीक है, प्रेशर प्लेट पे नाचेगा, और एक पोर्शन फ्लाई व्हील के साथ नाचेगा। बस यही अंतर है आपका मल्टी प्लेट क्लच में, और कुछ भी कहानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आइए हम इसकी थ्योरी को भी समझ लेते हैं थोड़ा। एक सिंगल प्लेट क्लच की तरह ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी हम चाहते हैं कि एकदम से स्पीड वाली गाड़ी हो, उसमें ये यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमको स्पीड चाहिए होता है, उस वाली रेसिंग कार जो होती है उसमें हम इसको यूज करते हैं, या स्कूटी वगैरह है उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें अधिक ट्रांसमिशन करने के लिए क्लच का फ्रिक्शन और प्रेशर प्लेट अधिक लगाते हैं, यानी प्रेशर प्लेट भी ज़्यादा लगाते हैं और फ्रिक्शन प्लेट भी ज़्यादा लगाते हैं, जिससे कि एकदम से हमारी गाड़ी एकदम से चिपक कर चले, ठीक है, एकदम से स्पीड अच्छी रहे, जितना स्पीड हमको मिल रही है, ठीक है, वो प्रॉपर वहाँ पे ट्रांसमिट हो। अतः साइज को इतना रखते हुए कि फ्रिक्शन सरफेस की संख्या में वृद्धि के कारण स्वतः ही क्लच के टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो मतलब फ्रिक्शन जो है इतना ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, फ्रिक्शन सरफेस पे, कि वो टॉर्क ऑटोमेटिक यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो रेसिंग कार हैं और वो है, ठीक है, स्कूटी वगैरह। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मुझे आशा है कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और आप सभी को आराम से पता चल जाएंगी। अब बीटीयूपी में एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा गया, व्हील्स एंड टायर, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो व्हील्स एंड टायर को पढ़ना जरूरी है ही नहीं कुछ, बस थ्योरी है, समझना जरूरी है। तो व्हील एंड जो टायर है किसी भी व्हीकल के एक मेन पार्ट्स हैं। भाई व्हील और टायर के बिना कैसी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोड, यानी जो भी हमारी गाड़ी है उसकी लोड को, इफिशियंसी, वाइब्रेशन, ठीक है, और स्टीयरिंग प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के हमारे क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, व्हील्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि ये चकती व्हील करके नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक रिम होता है, जैसे साइकिल आप सभी का होता है, और उसके ऊपर चकती लगा होता है। रिम जो है स्टील का बना होता है, जबकि चकती कंप्रेस्ड स्टील से बनती है, ठीक है।
रिम और चकती दोनों को अस्थाई जोड़ के साथ बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जो साइकिल वगैरह आपने देखा होगा ना, तो साइकिल के रिम के ऊपर एक ट्यूब काट करके लगा देता है वो, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। रिम के साथ एक कूप लगा होता है जो पहियों पर उतारना और चढ़ाना आसान होता है। रिम की जो सीट है जहाँ टायर टिकता है वहाँ 5 से 15 डिग्री तक टेपर बनाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, ठीक है। और ये है हमारा चकती व्हील, ठीक है। ये एक तारों वाला पहिया होता है। तारों वाला पहिया क्या होता है, इस पहिए में हब होता है, ठीक है, जो रिम के साथ कई तारों से जुड़ा होता है, ठीक है। कई सारे तारों से यहाँ पे जुड़ा होता है, जैसा कि आप लोग देखे भी हुए हैं साइकिल वगैरह की, ठीक है। और चकती वाला आप सभी को ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल दिया जो अंदर काट के डाल देता है, ठीक है। तारों का कोना हब से जुड़ा होता है जबकि दूसरा रिम के साथ, ठीक है। हब जो आपका जहाँ पे आप फुल ऐसे नहीं होता जिसके ऊपर आप लगाते थे फुलझड़ी टाइप का चीज़, वही आपका हब है, ठीक है। यह चालक तथा ब्रेक बल आघूर्ण को ट्रांसमिट करता है। इसका उपयोग साइकिल और 2 पहिया वाहनों में होता है, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। अगला है हमारा हल्की मिश्र धातु वाले हैं, ठीक है। ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ये पहिए स्टील की तुलना में हल्के होते हैं। ये ऊष्मा के अच्छे सुचालक भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा गाड़ी चलती है तो गर्मी भी तो होती है, ठीक है, तो ऊष्मा को भी एब्जॉर्ब करते हैं। अतः ब्रेक के दौरान उत्पन्न ऊष्मा आसानी से चली जाती है। कॉस्ट या फोर्स्ड पहियों पर मशीन द्वारा कार्य करने की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कास्टिंग और फोर्जिंग इन पहियों पर मशीन के द्वारा होता है, ठीक है। कास्टिंग किया जाता है और फोर्जिंग किया जाता है। इस प्रकार के पहियों की कीमत अधिक होती है तथा कॉस्ट पहिए कारों और फोर्ज पहिए बाहरी वाहनों में उपयोग होते हैं। मतलब कास्टिंग किए हुए जो पहिए हैं वो कारों में यूज होते हैं और फोर्जिंग किए हुए पहिए जो होते हैं वो आपके बाहरी वाहनों में यूज होते हैं। अब आता है हमारा टायर्स। ये व्हील्स के बारे में था, ठीक है। टायर ऊपर लगता है, ठीक है। तो टायर जो पहियों पर एक गद्दे की तरह कार्य करता है। इसमें एक बाहरी खोल और इसके अंदर एक ट्यूब होती है। ट्यूब के भीतर भारी हवा गाड़ी के भार को सहन करने के साथ साथ गद्दे की तरह भी कार्य करती है। टायर ट्यूब पहिए रिम पर लगे होते हैं। टायर झटके को सहने और गद्दे की भांति काम करता है। टायर सड़क तथा वाहन के बीच में अच्छा घर्षण उत्पन्न करता है। मुझे लगता है कि बहुत नॉर्मल सी बात है ये सब जानना। टाइप्स ऑफ टायर, ट्यूब टायर है और ट्यूब रहित टायर है, ठीक है। तो 2 तरीके के टायर हैं, आप इसको आराम से लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो है फैक्टर अफेक्टिंग टायर लाइफ। बहुत बार पूछा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टायर के अंदर हवा वाहन के मानक के अनुरूप हमेशा होनी चाहिए। जो टायर के अंदर हवा है वो आपके जो भी वाहन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप हवा भर दो। टायर में अधिक हवा भरने से मध्य रेखा से टायर फट घिसना शुरू हो जाता है और टायर फट जाएगा, ठीक है। अधिक गति से चलाने पर अचानक ब्रेक करने से भी वाहन की जब फ्रिक्शन होगा तो टायर खराब होगा। खराब और टूटी सड़क पर भी टायर का जीवन प्रभावित होता है। सामान्यतः वाहन के पिछले पहिए अगले पहियों की तुलना में अधिक घिसते हैं, ठीक है, जिसको आप गांव में निकाल करके अगले पहिए में सेट करा देते हैं। तो ये है आपका ओवरऑल दूसरा चैप्टर। सब मैंने यूनिट सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह ऐप पे भी अपलोड किए हुए हैं। सारी चीज़ वहाँ से आप देख सकते हो। अदर सब्जेक्ट का भी देख सकते हो। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, मुझे आशा है। तो चलिए, मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू और आप अब एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी कर सकते हो।